Walaikum assalam. Everything is fine. State what is meant by a photon. ये इनका बड़ा favorite question है. और इसके ना अक्सर ये 2 मार्क्स दे रहा होता है. नवंबर 12 41 का 6. तो फोटोन की डेफिनेशन कई मर्तबा डिस्कस हुई है कि फोटोन जो है, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये हमने कई मर्तबा इस पर बात की और हमने कहा कि फोटोन जो होता है ना, वो असल में एनर्जी का पैकेट होता है. फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी. और जब तुम लोगों को याद होगा, पिछली क्लास में भी हमने ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किया था. हम ज्यादातर 2012 से 2020 के आसपास क्वेश्चन करते हैं, फिर कभी लेटेस्ट भी कर लेते. तो दिस इज अ वैरायटी. लेकिन जो इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो ये बार बार पूछता रहता है. अगर आप नए टॉपिक्स का ख्याल रखते हो और आपको सिलेबस की शफलिंग पता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मोलॉजी एक नया चैप्टर है, तो आपको उसका पता है, तो बहुत सारी चीजें बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो. क्योंकि अभी जैसे अगला पार्ट में आपको दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो अभी हमने किया था, अगर मेमोरी है तो ना. अच्छा, ये नवंबर 12 का 41 का 8 है. फोटोन की डेफिनेशन तो वही रख लो कि इट्स अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. its rest mass is 0 and it has a dynamic mass. और जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो जब ये डेफिनेशन आती है तो वो 2 मार्क्स के लिए इसको पूरा नहीं करते. दोनों बातें पूरी नहीं करते और वो दोनों बातें नहीं लिखते. तो फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट्स रेस्ट मास इज 0. और आप फिर ये फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो. It has been observed that where photoelectric emission of electrons takes place, there is a negligible time delay. There is a negligible time delay. ये से लफ्ज एक बहुत अच्छा वर्ड है जिससे लोगों की मेमोरी वर्क कर जाती है. इसलिए ना वो लफ्ज हटाकर ये वर्ड है इंस्टेंटेनियस. इसने ना वो लफ्ज हटाया, इंस्टेंटेनियस वाला जो लफ्ज है वो हटाकर ये लिखा, ताकि ना लोग बहुत 100% मेमोरी पे ना जाए. Between illumination of the surface and emission of an electron, state 3 other pieces of evidence by the photoelectric effect for the particulate nature of EM radiation. 3 के साथ उसने अधर लगाया. तो अब आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि व्हाट आर द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वहां उसने ये किया था, वहां उसने इंस्टेंटेनियस के शायद नहीं दिया था, कोई और कुछ और चीज दी थी. तो बताओ दूसरा एविडेंस क्या है? क्या जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्या वो भी पार्टिकुलेट नेचर बताती है?
बोले जो लोग ऑनलाइन है। हाँ गुड राशिद, एक तो ये तुमने बोला कि मैक्सिमम ईके, ये हो गया। दूसरा जिक्र कर दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, 2 हो गए। तो तीसरा क्या था फिर? एक और मांग रहे, 3 मांग रहे। ये कर लो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी। राशिद का ये ख्याल है कि मैक्सिमम ई के डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी। कर लो। कहते हैं देखो आंसर में इसको देखो, कहते हैं द मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स लैक प्रिसीजन, references were made to energy when what was required was maximum kinetic energy. Likewise, number of electrons emitted was quoted when what should have been considered was rate of emission of electron. तो मेरा ख्याल है इसको लिंक कर लेते, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का रेट है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का रेट है, रेट ऑफ, इसको कर लेते हैं रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये कर लेते हैं। The work function of a metal surface is 3.5 electron volt. Light of wavelength for 50 nanometer is incident on the surface. Determine whether electrons will be emitted by the photoelectric effect from the surface. तो अब इसमें तो सिंपल सी लॉजिक है कि वर्क फंक्शन बना लो, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ, वेवलेंथ से एनर्जी निकाल लो, वर्क फंक्शन की पहले एनर्जी निकाल लो। हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है और वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी बना लो। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट, ये फॉर्मूला आ गया। अब ये ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नहीं वर्क फंक्शन दिया, आपसे थ्रेशोल्ड बता रहे हो मुझे, वर्क फंक्शन तो दिया है ना मुझे। आप क्या ये थ्रेशोल्ड है 5.6 10 पावर -19? क्या है? मेरा प्लान ये था कि ऐसे वर्क फंक्शन, ऐसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल आए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा 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 सही है। तो इसको फिर पुट कर दो ना, पूरी मैंने पूरी इक्वेशन में डाली, इसको पुट कर दो। और 450 नैनोमीटर दिया हुआ है लाइट का वेवलेंथ। तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो मैं ये करता
करता हूं कि मैं अपनी जो मेरे पास वेव है मैं उसकी रख लेता हूं 450 इंटू 10⁻⁻⁹। सही है। 8.45 इंटू 10⁻⁻54। ये कैसा नंबर आ गया? बहुत बड़ा नंबर आ रहा है यार राशिद, ये कोई गड़बड़ लग रही है। -54 तो गैमा रे भी नहीं बन रही, कोई कैलकुलेशन में मसला लग रहा है, दोबारा चेक कर लो। हमें सिर्फ ये देखना है कि कंपेयर करना है, फिर F0 बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। प्लस में पावर आ रही है 6.67 10⁻14, ये माइनस में होनी चाहिए, माइनस में होगी फिर। +14 कैसे हो सकता है? अच्छा फिर अपनी ये जो अपनी वाली फ्रीक्वेंसी है वो निकालो, वो कंपेयर कर लो। अच्छा प्लस में आ रहा है, फिर ठीक है जाने दो, सही है, फिर जाने दो, फिर सही है। चलो अब तुम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी निकालो। लेकिन वो देखना पड़ेगा ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी है या नहीं। हम्म तो फिर अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, F इज लेस देन F0, तो फिर नो इमिशन होगा। यार लग तो सही रहा है, देख लेना, उसमें मसला नहीं है। कि मैंने ईयर नंबर तो बता दिया था, जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया इसका ईयर नंबर ये है। सीटी स्कैन जो है ये मेडिकल फिजिक्स में चला गया टॉपिक है, लेकिन ये सीटी स्कैन आप समझो कि मेडिकल फिजिक्स का टॉपिक है। नवंबर 13 electrons traveling at speed v in a vacuum are incident on a very thin carbon film as illustrated। अच्छा क्वेश्चन है मैं 34 रीड एंड राइट में, ये वाला क्वेश्चन। द इमर्जेंट इलेक्ट्रॉन्स आर 35 ओके। The emergent electrons are incident on a fluorescent screen. A series of concentric rings are observed on the screen. अब ये जो सवाल है इसका मैंने आपको बताया था डाइफ्रैक्शन वाला टॉपिक ना, डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, क्योंकि ये तो सिर्फ वेव्स का काम है कि वो ये शो करती हैं। तो ये काम इलेक्ट्रॉन्स अगर करेंगे तो फिर तो मामला ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर मौजूद है।
checked MS very good, good अब्दुल्ला, शाबाश। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन्होंने मार्किंग स्कीम वेरीफाई कर ली है और वो आंसर्स हमारे ठीक है। मोस्ट एक्सप्लेनेशंस वर बेस्ड ऑन द फैक्ट that observed pattern provides for the evidence of diffraction. This was then related to diffraction of waves. ये इसका मेंशन कर रहा है ये वाला कि आपने इसको डाइफ्रैक्शन से बहुत सारे लोगों ने मेंशन रिलेट किया और फिर उन लोगों ने कहा होगा कि डाइफ्रैक्शन जो है ये तो प्योरली वेव का कैरेक्टर है। तो हम भी इसी को रिलेट कर लेते हैं, हम भी ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर इसी को रिलेट कर लेते हैं। हम एग्जामिनर के लिए देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी ये 2 मार्क्स दे रहा है और 2 मार्क्स के लिए मेंशन कर देते हैं। हम एग्जामिनर को पहले ये बताते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है ना, ये वाला देखो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डाइफ्रैक्शन हो रही है। एक बात एग्जामिनर को ये बता देते हैं, फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं लेकिन वो दे आर शोइंग अ टिपिकल वेव फिनोमिना। अगर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं और वो एक टिपिकल वेव फिनोमिना शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो असल में वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। The initial speed of the electrons is increased. State and explain the effect, if any, on the radii of the rings observed on the screen. अब यहां हमने सीखा है कि V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है और ये हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज। फिर हमें पता है कि अगर वेलोसिटी बढ़े तो उससे काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है। Many answers were restricted to a statement that the wavelength and hence the radii would decrease. There were comparatively few explanations based on increased momentum and giving the de Broglie relation. तो अब तुम इसको गौर से पढ़ो ये वाला और अब मुझे बताओ कि मैं एग्जामिनर को क्या आंसर दूं इधर। ठीक है, अब तुम एग्जामिनर को इसी से रिलेट कर दो जिसे आप में से कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है अगर हम उसको रिकॉल करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो अगर ये कह रहा है कि मैंने वेलोसिटी बढ़ाई है तो अगर ये फॉर्मूला देखें तो लैम्डा और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v अगर बढ़ाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा।
हमने एएस में क्या पढ़ा था कि डिग्री ऑफ, हमने एएस में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू W अपॉन लैम्डा। नहीं, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला W अपॉन लैम्डा था या लैम्डा अपॉन W था? एक मिनट। तो अगर लैम्डा कम होगा तो डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। जब डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन कम होगी तो जो रेडियाई है वो भी कम हो जाएगा। ये मैंने लिंक इस्टेब्लिश किया है, इसको देख लें। और एक बच्चे ने ऑलरेडी मुझे बताया भी है ये। A proton and an electron are each accelerated from rest through the same potential difference. Determine the ratio de Broglie wavelength of the proton upon de Broglie wavelength of the electron. तो अब इसका रेशो बनाओ दोनों का, from rest through the same potential difference. अब ये बताओ ये कैसे लिंक करें? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, वो H अपॉन P है। H तो कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम कैसे इंगेज करोगे आप? सॉरी, मोमेंटम में मास तो चलो ठीक है, वो फोटोन का तो हमें पता ही नहीं होता। तो इसको लिंक कैसे करूं मैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन अपॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेपर है नवंबर 13 41 का 7। अब ये थोड़ा सा थिंकिंग है, ऐसे सवाल हम एएस में ज्यादा आते थे, इस तरह के रेशियो वाले ना। तो अब रेशियो में या तो दो इक्वेशंस बन जाए, मास का रेशियो। लेकिन मसला ये है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को लाना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो तो बन जाएगा, लेकिन दोनों का क्या एक्सेलरेशन सेम कर दूं? उसे बोला है कि, उसे ये नहीं बोला कि एक्सेलरेशन सेम है, ये बोला है कि वोल्टेज सेम है। या तो एएस का, सॉरी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है वहां से कुछ रिलेट कर लूं। यानी अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये मेरा वोल्टेज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट हुआ और जो प्रोटॉन है वो एक्सेलरेट हुआ। ऐसे स्टोरी बन रही है।
मोमेंटम सेम रख लें, मास इनटू वेलोसिटी, ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर मोमेंटम सेम रख लें फिर तो मसला हल हो जाएगा, फिर तो रेशो खाली मास की रह जाएगी। अगर हम वो एक्स मोमेंटम सेम कर दे, शाबाश, इसका एक आइडिया डेवलप हुआ। अब इसको से सॉल्व करके देखो। फॉर्मूला अगर आपको कोई और देखना है तो आप फॉर्मूला देख सकते हो। अगर अगर दोनों का अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम करेंगे तो यहाँ पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, दोनों को अगर आप सेम काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं या सेम मोमेंटम कर दें तो फिर तो रेशो बन जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी को कैसे बीच में लाएं? तो अब मैं क्या लिखूं? मैं लिखता हूं, पहले मैं शुरू करता हूं, फिर आप लोग मुझे बताओ। लैम्डा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर मैं इसको इक्वल कर देता हूं। जरा अगर मैं इसकी रेशो बनाऊंगा तो लैम्डा और मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और नीचे आ जाएगा प्रोटॉन का मोमेंटम। यहां तक तो मैं आ गया, यानी मैंने लिख दिया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। अब मुझे मोमेंटम का कोई फॉर्मूला पता हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती हो, जो तुम लोगों ने एएस में फॉर्मूला पढ़े थे। कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आ जाए। हमने एएस में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। और अगर तुम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करो तो ये होता था mv इंटू वी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पीवी। हाँ सही है, चलो। लेकिन इसमें मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाए तो टू, मैंने उसकी पूरी डेरिवेशन दिखाई है, 2 × E अपॉन V, ये बन रहा है। अब ये V कैसे हटेगा? V हटना चाहिए ना। हमें मास तो सूट करेगा, लेकिन वेलोसिटी सूट नहीं करी। वेलोसिटी नहीं है मेरे पास। मैं डेरिवेशन दोबारा थोड़ी सी करता हूँ, क्योंकि मुझे सूट करेगा कि देखो, मैं ये करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मैं क्या करता हूं कि m की जगह m रहने देता हूं और v की जगह लिखता हूं p अपॉन m, जैसे एक बच्चे ने बोला है। और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा m इंटू p² अपॉन m²। और एक एक m कैंसिल कर दो तो E इज इक्वल टू हाफ और p² अपॉन m। और फिर इसमें तुम इसको यहां ले आओ, p² इज इक्वल टू 2m।
और P इज इक्वल टू √2m। ये कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे यूज करोगे? P स्क्वायर अपॉन E इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। वो तो सही है, अगर आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो तो ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, मैंने वर्किंग भी शो कर दी है। अब इसको आप ऊपर रख दो और काइनेटिक एनर्जी सेम कर दो और फिर इसकी कैंसिलेशन कर लो। अगर मैं इसको यहां रखता हूं, इफ आई पुट इट हियर, तो ये होगा √2m ऑफ E इंटू E अपॉन 2m ऑफ P इंटू E। और अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर लो। टू 2.33 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा 2.33 इंटू 10 टू द पावर -2। चले बस फिर हम अपना आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी जो अगली क्लास जब भी होती है हम उसमें इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।